अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हो गए हैं। अब वो वक्त आ गया है जब मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैंने कहा था कि मैं 26 मार्च से पहले पहले जितनी भी कोशिश हो सके पेपर अपलोड करूँगी सॉल्व करके, और अल्हम्दुलिल्लाह टुडे इज़ द डे जब मैंने अपना वादा पूरा किया। तो अब आप मेरे चैनल पे चले जाएं और आपको कम से कम भी 42 और 43 वीडियोस मिलेंगी सॉल्व। तो आपको इतनी सारी वीडियोस मिलेंगी कि आप अगर वन बाय वन भी उस वीडियोस को देख के अपनी तैयारी करना शुरू करेंगे अभी आज से ही, तो याद रखिए इंशाल्लाह आपका पेपर 99% तैयारी हो जाएगी। आपको जब मैं इतनी मेहनत करके आपके साथ अपना वादा पूरा कर सकती हूँ तो क्यों नहीं आप अपने साथ इतनी मेहनत करके ये वादा कर लें कि पेपर आने तक हम इस सारी वीडियो से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो करेंगे आप क्यों? क्योंकि ये वीडियोस बनाना, उनके साथ रिकॉर्डिंग करना, फिर उनको अपलोड करना कोई इतना आसान नहीं था मेरे लिए, लेकिन मैं पीछे भी नहीं हटी, इतना मुश्किल भी नहीं था, और मैं इस पे चल पड़ी कि मैंने ये काम करना है। तो आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं कह सकती हूँ 2024 के मॉडल पेपर्स, 2023 के ऑल सॉल्व पेपर्स, 2022 ऑल सॉल्व पेपर्स, 219 ऑल सॉल्व पेपर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेंगे। आपको इवन एक एक क्वेश्चन, एक एक सेक्शन, इवन चाहे वो इवनिंग का पेपर हो चाहे वो मॉर्निंग का पेपर हो, आपको वो सारे पेपर्स इसी चैनल पे इंशाल्लाह अब मिलेंगे। मेरी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, ये सिर्फ आप लोगों के लिए की है ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो इजीली इस चैनल से फ़ायदा उठा लें। सामने आपके पेपर है सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 9 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल पार्ट्स इक्वल कैरीज। अगेन डिस्कस कर रही हूँ कि आपको टोटल 14 पार्ट्स आ रहे हैं जिसमें से आपने 9 अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन आपका जो नया पैटर्न आया वो बहुत डिफरेंट है। हर पार्ट के साथ आपको चॉइस आएगी, उस चॉइस में से आपने एक अटैम्प्ट करना है, ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि आपके साथ ये थोड़ी सी कह लें कि ज़्यादती तो नहीं कह सकती, ज़्यादती नहीं हुई लेकिन फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा एहसास हो रहा है इस बात का कि ये पैटर्न ज़्यादा अच्छा था, वो पैटर्न ज़रा मुश्किल था, क्योंकि आप चैप्टर्स के अंदर बाउंड हो गए हैं। आपको 9 पार्ट्स आने तो 9 पार्ट्स ही करने हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा चैप्टर आएगा, और अगर आप एक चैप्टर भी छोड़ देंगे तो वो समझें आप कि एक चैप्टर आपका पूरा गया। तो एनी हाउ फिर भी रमज़ान का महीना है, रमज़ान में आपके लिए आपका पेपर है, तो इन रहमतों के महीने के साथ के अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे नंबरों से पास करे। मेरी बहुत ढेर सारी दुआएं आपके सब साथ हैं। चलिए सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 यहाँ पर आपको मेंशन है कि कौन से क्वाड्रेटिक कौन से फॉर्मूले से प्रूव करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है, क्योंकि अक्सर दफ़ा क्वेश्चन में लिखा जाता है सॉल्व द इक्वेशन, बट यू डिडंट नो कि विच फार्मूला यू हैव टू अप्लाई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसे आप सॉल्व कर लें। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने थोड़ा सा इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद आपके पास 3 रेज़ टू पावर एक्स आएगा, उसको आपने क्या करना है, इक्वल टू वाई रखना है, लेट कर लेना ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। वो आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दें, आपके पास फिर इक्वेशन आ जाएगी 9y² माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसको आपने फैक्टराइज़ किया, फैक्टराइज करने के बाद आपके पास y की वैल्यू निकल आई। फिर अगेन इसी y की वैल्यू को आपने अगेन सब्स्टिट्यूट करना है वापस, ठीक है। जब आपने सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास आ जाता है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2। अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो यहाँ पर लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपने क्या निकालना था, x की वैल्यू। तो ये सिंपल आपके पास x की वैल्यू आ गई है। उम्मीद है आपको मेरा ये पैटर्न समझाने का समझ आई होगी। तो चलें नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट 3। तो ये आपका यूनिट 2 एग्जाम्पल 2 है, पेज नंबर 32। अगेन देखें
यही मैंने आपको 2022 में भी समझाया, ये मैंने आपको 2019 के पेपर में भी समझाया, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़ आया। यहाँ पर थीटा गैमा है, वहाँ पर अल्फ़ा बीटा है। अगर आप अपनी एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे ना तो वहाँ पे अल्फ़ा बीटा, ये थीटा गैमा है। हालांकि सेम तरीके से सॉल्व हुआ है। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड देन रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन, पुट द वैल्यूज, दैट्स इट। अगेन पार्ट फोर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इफ़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 50 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। आपने यहाँ पर एक्स जो है वो, इफ़ एक्स जो है आपने कर दिया तो लेंथ आपके पास एक्स प्लस 5 आ गई, ठीक है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आपने बना लिया, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इसको फैक्टराइज करना है, एक्स की वैल्यू निकल आई, और जब एक्स की वैल्यू निकल आई तो आपने इसके अंदर पुट कर देना, और आपके पास ब्रेथ आ गई ये 5 सेंटीमीटर, और आपके पास लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर। तो आपने जो है यहाँ पर एरिया में आपने निगलेक्टिंग करनी होती नेगेटिव वैल्यू को, इस बात को याद रखना, तो हमने इसलिए उनको इंक्लूड नहीं किया। पार्ट 5 आपके पास आ जाता है। पार्ट 5 में आपने फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो जिसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो आपने जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई किया और इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो आपके पास सामने आ जाता है ए इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस वाई स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। इसको सॉल्व किया। सॉल्व करते हुए आपने अगेन यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर ए इज इक्वल टू 2y इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये आपका आ गया। अच्छा, यहाँ पर आप मैं यहाँ ये बात बताती चलूँ कि ये है आप ये रेशो, ठीक है। जब आपके पास रेशो गिवन होती है ना बीच में, तो पहली वाले को दूसरे वाले से डिवाइड करते हैं, और जो बीच में होता है वो नेक्स्ट वाले से मतलब डिवाइड हो जाता है। इस बात को याद रखना, मतलब वहाँ का फर्स्ट टर्म और वहाँ का लास्ट टर्म, और बीच वाला आपस में डिवाइड हो जाता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, इन बात को, ठीक है। तो अब हमारे पास पार्ट 6 आ जाता है। पार्ट 6 में द करंट in a wire varies directly as electromotive force E and inversely as resistance R. If this is equal to 22 amperes when E is equal to this volts, what will be the value of length when E is equal to this volts? and अच्छा, यहाँ पर भी वही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आई गिवन है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसको कर रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, जो आपका करंट आई इन अ वायर बता रहे हैं, ठीक है। वो इजिकल टू, उसके बाद आपने क्या निकालना है, इसमें पुट करना है आई इजिकल टू 32 एम्पेयर जो आपको गिवन है, ई इजिकल टू 18280 वोल्ट्स एंड आर इजिकल टू 80। तो आपने जब निकाला तो के की वैल्यू निकल आई, इस पुटिंग के वैल्यू इन इक्वेशन 1, वहाँ से आपने फिर आई की वैल्यू निकल आई, तो जो आपके पास निकल आई वो 50/3 एम्पेयर्स हो गया, ठीक है। पार्ट 7 आपके पास गिवन है, ये रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन है। इसको भी सबसे पहले आपने लेट करना है, लेट करने के बाद आपने सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करना है ये आपको मैं बताती चलूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास x-1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ऊपर वाले को 2 कॉमन निकाला, जब 2 कॉमन निकाल दिया तो 2 से कट गया, तो हमारे पास 2x प्लस 1 रह गया। इसलिए आप परेशान ना होना कि हमारे पास न्यूमरेटर में तो 4x प्लस 2 था और नीचे भी डिनोमिनेटर 2, तो वो कहाँ गया। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, मैंने वहाँ से कॉमन निकाला 2x प्लस 2 से, और उसको आप इसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो फिर जाके मैंने लेट किया है, ये बात याद रखना। इसलिए जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो अपना वॉल्यूम ऑन कर लिया करें, क्योंकि जब मैं समझा रही होती हूँ उसको गौर से देखा करें। तो इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज का इक्वेशन 2, उसके बाद आपने ए की वैल्यू निकालनी, उसके बाद आपने कोफिशिएंट को इकट्ठा कर लेना है। जब आपने कोफिशिएंट को इकट्ठा किया तो उसमें से बी, सी, डी और ई की वैल्यूज़ निकालनी है। तो जब b की वैल्यू निकालने लगे तो कोफिशिएंट ऑफ x4 हमने लिया, तो a प्लस बी, तो a की वैल्यू निकली, b की वैल्यू निकलाई। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब लिया तो उस वक्त हमारे पास b और c, तो b की वैल्यू निकलाई, c की वैल्यू निकलाई। अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है जिसमें 2a प्लस बी माइनस c प्लस डी, इसका मतलब a की वैल्यू भी निकली थी, b की भी, c की भी, हमने तीनों पुट की तो d की वैल्यू निकल आई। जब हम कोफिशिएंट ऑफ x कर रहे हैं तो हमारे पास b, c, d, इन तीनों की वैल्यूज निकालेंगे तो e की वैल्यू निकल आएगी। अब ये सारी ए बी सी डी ई की वैल्यू जो निकल आई, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन वैल्यूज़ को इन इक्वेशन 1 में, और जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमने फैक्टराइज करके यहाँ पर आंसर लिख दिया।
मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप उसको फैक्टराइज जब कर रहे होंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ना कोई इतना जो है ना आपके लिए हार्ड होगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए अगर आप स्टेप्स को मतलब कर सकते हैं, खा सकते हैं, खा जाए। अच्छा, पार्ट 8 की तरफ चलते हैं। ये आपका सेट यूनिट 5 से आया। वही बात मैंने आपको पहले भी बताई थी अपने पिछले वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आप बिल्कुल ध्यान से करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। ये पिछले वाले भी रिपीट हुआ है, देखें इस दफ़ा भी रिपीट हो गया। वो मॉर्गन्स लॉ प्रॉपर्टीज़ दोनों हमने प्रूव करनी थी विद सेट्स के साथ, यहाँ पर उन्होंने एक ही दी हुई है, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको बार बार यही बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करें इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आएगी कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 भी है, चैप्टर 5, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7। उनकी कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं कि जिसमें से 99% चांस है कि उसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो इसलिए उन क्वेश्चंस को, उन एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करें और अच्छी तरह करें ताकि आपका पेपर 99% अच्छा हो जाए। अच्छा, पार्ट 9 की तरफ चलते हैं। ये आपका चैप्टर 6 की तरफ से आया। द मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स आर एज फैलोज, डिटरमाइन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, यहाँ पर आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सिंपल सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। वेरिएंस हमारे पास क्या होता है, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो जब आपके पास वेरिएंस आ जाएगा, डायरेक्ट आप उसका स्क्वायर रूट ले लें और स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, सिंपल। तो यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाया है, ठीक है। एक्स आपको गिवन था, उसी एक्स स्क्वायर को आपने एक्स की कॉलम को स्क्वायर किया तो आपके पास आ गया 27,500 और समीशन एक्स आ गया 330, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये तो बहुत सिंपल सा और बहुत आसान सा, ये तो आपको समझ आई। अल्लाह करे इसी तरह ही आपके आसान क्वेश्चन आ जाएँ और मुझे भी खुशी हो कि मैंने इतनी सारी मेहनत की और आपने भी मेहनत की और आपको इसका सिला मिला है। अगेन वही ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पर आपने प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना बल्कि वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पर आपको tan गिवन है और उन्होंने कहा है कि आपने बाकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशोज़ की। मतलब tan थीटा निकल आया, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसिकन थीटा, सिकन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। आपने इनकी वैल्यूज़ निकालनी। तो इनकी वैल्यूज़ को निकालने के लिए आपको पता होगा कि हमने पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास tan थीटा जो गिवन है वो ए बी है, तो हमारे पास सी नहीं था। तो जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में एक की वैल्यू नहीं होती तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। इस बात को फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास अगर ए बी सी में से किसी की वैल्यू नहीं होती तो हम बाय पाइथागोरस से लास्ट वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। और उस तरह हमें पता है साइन थीटा ए ओवर सी, कोसिकन थीटा सी ओवर ए, कोस थीटा दिस एंड सिकन थीटा दिस, टैन थीटा दिस एंड कोट थीटा दिस। बस सिंपल, उम्मीद है समझ आई होगी। चलिए अब हमारे पास आ जाता है पार्ट 11। पार्ट 11 में आपने क्या करना है, आपके पास थ्योरम है, यूनिट 9 है, थ्योरम 3 है, पेज नंबर 183, ठीक है। 183 आपका पेज नंबर है बुक का, थ्योरम 3 है, यूनिट 9 है। इसमें आपने प्रूव करना है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ चॉर्ट बाइसेक्ट्स इट। मतलब वो ये खुद ब खुद बाइसेक्ट्स। तो आपने इसका क्या करना है, स्टेटमेंट्स लिखना है, साथ रीजंस लिख देना है। गिवन आपको पता है, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन आपको पता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट पार्ट 12, जिसमें आपके पास पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, सी डी इज अनदर टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट ई सच दैट एम सी इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। If MP is equal to 8 centimeter, MOA is equal to 7 centimeter, then find MPC plus MPD। तो यहाँ आप डायग्राम को देख लें, मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है और साथ में उनकी मेजरमेंट्स भी लिख दी हैं ताकि आपको पता चले कि किसकी मेजरमेंट कितनी है और किसकी मेजरमेंट कितनी है। फिर आपने इन द फिगर को देखते हुए गिवन डैट ये लिखना है कि हमारे पास एम सी इज इक्वल टू एम डी ई इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, फिर एम ओ ए एम ओ बी एम ओ ई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और एम पी ए इज इक्वल टू एम बी बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको समझ आ गई, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई है। चलें नेक्स्ट तरफ मूव करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि इन एन आइसोलेस ट्रायंगल पी सी डी, जो हमारे पास आइसोलेस ट्रायंगल बना था पी सी डी का, उसमें हम एम पी सी इज इक्वल टू एम पी डी
और MPC प्लस MPD, मतलब MPC प्लस हमने ये मालूम करना है। जब कोई हमने वैल्यू मालूम करनी होती है, आप ये बात याद रखना, मैंने पहले भी बताया था, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम मालूम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है PCD का, उसके अंदर हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम से मालूम किया वैल्यू, हमारे पास PE की वैल्यू निकल आई। उसके बाद हमने दोबारा से इन राइट ट्रायंगल PCE बाय पाइथागोरस अप्लाई करना है। उसके बाद हमारे पास MPD निकल आया, ठीक है। अब हमारे पास MPC और प्लस MPD, इन दोनों वैल्यूज़ को रखेंगे और हमारे पास आ गया 11.78। डेट्स इट, आपने यही मालूम करना था, हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास पार्ट 13 आ जाता है। पार्ट 13 में क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ साइक्लिक quadrilateral inscribed in a circle having center at 0 if A is equal to 30 degree, D is equal to 45 degree, then find the values of B, C, E and F। अच्छा, यहाँ पर हमने फाइंड करना है वैल्यूज़ को, B, C, E एंड F की वैल्यूज़ को। गिवन हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ABC, उसके बाद हमें A गिवन है, उसके बाद हमें D गिवन है। O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल हमने बता दिया। उसके बाद फ्रॉम द फिगर ADC इज़ अ सेमी सर्कल। अगर आप देखें तो हमारा जो ADC है वो सेमी सर्कल बन जाता है, क्योंकि बीच में लाइन आ रही, सेमी सर्कल ऊपर फिर नीचे। उसके बाद हम एंगल ADC को इज इक्वल टू 90 डिग्री वो कर रहे हैं। उसके बाद आपने E निकाल लेना। E निकालने के बाद अगेन फिगर की तरफ ABC, जब आपके पास वो 90 डिग्री आया, आपने वो वैल्यू पुट की और आपके पास कौन सी डिग्री आ गई, 45। बस यही आपने मालूम करना था। अब हमारे पास पार्ट 14 है। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ये थ्योरम है यूनिट 11 थ्योरम 3, पेज नंबर 205 एंड 206। यहाँ पर आपने क्या करना है, चले पढ़ते हैं। प्रूव डैट इक्वल चॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। यहाँ पर आपने दो एंगल्स बनाने, एक एंगल बी, सॉरी दो सर्कल्स बनाने, एक बी और एक बी डैश। उसमें से आपने बताना है कि हमारे जो इक्वल चॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो हमारे बी है और बी डैश है, वो दोनों फिगर से आपने बताना है। तो विच इज़ ओनली पॉसिबल जब हमारे पास दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इक्वल होंगे तो ही हमारे ये सेंटर एंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये थ्योरम भी समझ आया होगा। तो चलें नेक्स्ट सेक्शन सी आना है। सेक्शन सी की तरफ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास गिवन है इक्वेशन। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन निकल आएगी। उस इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है, जहाँ पर हमारे पास A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -4, C इज इक्वल टू -1। जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट किया तो हमने इसका आंसर निकाल लिया। यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ना वो रेयर ही आती हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि इस टाइप के इतना लंबा जो है पावर का ना कभी क्वेश्चन आया है। लेकिन इस दफ़ा मॉडल पेपर में इन्होंने ऐसे दे दिया है, लेकिन 2023 में देखा था, 22 में भी देखा था, 19 में भी देखा था, तो ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन इस दफ़ा दे दिया। एनी हाउ वो जाहिर सी बात है बच्चों को बताने के लिए कि कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस से भी दे सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट होगा ज़रूर, आपको पता होगा कि ये हमने पढ़ा है, लेकिन वो घुमा फिरा के क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाए ना। लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। चलिए, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो वैल्यू निकली थी वो निकली थी 2 + √5। अब यहाँ पर हमने रख दिया x-1/x इज इक्वल टू दिस। उसमें से हमने एलसीएम लिया है तो हमारे पास x² दिस आ जाए। उसके बाद हमने, क्योंकि हमने जो निकाला था वो x² + 1/x, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हमने अगेन इसको पुट किया। अगेन पुट करने के बाद हमने वैल्यूज़ निकाली। उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। अब जो लास्ट सोल्यूशन सेट निकला है वो हमारा सोल्यूशन सेट है, ठीक है। जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्यूशन सेट निकाला था वो नहीं था, क्योंकि हमने वो पुट करना था दोबारा से, अगेन जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूटिंग हुई है हमारी जो वापस। तो ये वही बात है कि मैंने ये क्वेश्चन तो आज तक नहीं देखा, इस दफ़ा ये था, लेकिन ये कि एक दो दफ़ा अपने हाथ से कर लें, इंशाल्लाह आपके फिंगर टिप से हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगी कि हमने कैसे करना है। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। वही बात है, आप हाथ से करेंगे तो आपको समझ आएगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखें, अगेन वही डी मॉर्गन्स लॉ आ गया हमारे पास। आपने वेरीफाई करना है, ठीक है।
और उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो आपके पास थी, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, और एक और प्रॉपर्टी आपके पास थी ए यूनियन बी, और यहाँ पर ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ आपने प्रूव करनी है। तो आपने सिंपली जो है ना, आपके पास गिवन है सेट्स यू का, ए का और बी का। इन्होंने बता दिया है कि आपका जो सेट है यू का वो एक्स कहाँ से कर रहा है, 5 लेस देन एक्स लेस देन 20, मतलब 5 से लेके 20 तक, और जो ए है वो 5 से लेके 20 तक, और जो बी है वो भी 5 से लेके 20 तक। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी इनकी कंडीशन डिफरेंट है, तो वो आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। हो सकता है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, वो आप ना पेपर में देख लिया करें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासेस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डाटा एंड कैलकुलेट हार्मोनिक मीन ऑफ द डाटा। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। आई एम रिपीटिंग, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें से आपको लाजमी एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो ज्योमेट्रिक मीन निकालना, हार्मोनिक मीन निकालना, मीन निकालना, मीडियन, मोड, चाहे मूविंग एवरेज, जो भी हो लेकिन निकालना है। सिर्फ आपको क्या है कि आपको पता होना चाहिए, अगर हमारे पास विद फ्रीक्वेंसी है तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, अगर विदाउट फ्रीक्वेंसी हमने, मीन्स आपको ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का पता होना चाहिए और उनके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। जब तक आपको ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा का नहीं पता होगा और आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर सिंपल सा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है, उसी के अकॉर्डिंग आपने कॉलम्स बनाने हैं और उनके कैलकुलेशन करना है, और उसी बस कैलकुलेट करके आपने उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है उनके फॉर्मूले में और आपका आंसर निकल आएगा। दैट्स इट। ये इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन बच्चे क्यों समझते हैं ये मुझे आज तक नहीं समझ आई। एनी हाउ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास सर्कमस्क्राइब आर रेगुलर हेक्सागोन अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपने डायग्राम बनानी है और लिखना है, साथ साथ स्टेप्स लिखने हैं। वो ये कि ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस, सबसे पहले हमने सर्कल बनाया 5 सेंटीमीटर का, उसके बाद डायमीटर ए और डी का ड्रॉ किया, उसके बाद हमने ए फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ए ओ विच कट्स द सर्कल एट द पॉइंट बी एंड एफ, जॉइन बी विद ओ एंड एक्सटेंड इट टू मीट द सर्कल एट ई, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट्स ए बी सी डी एंड एफ intersecting one another points P, Q, R, S, T, U respectively. Thus, P, Q, R, S, T, U is the circumscribed regular hexagon. अब आप फिगर में देख सकते हैं कि हमारा सर्कमस्क्राइब रेगुलर हेक्सागोन कौन सा है। ठीक है, तो उसको आप दोबारा से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नेक्स्ट और आखिरी इस हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन सी का लास्ट है, इवन पेपर का भी लास्ट है। ये थ्योरम यूनिट नंबर 8 से आया है, थ्योरम 3 पेज नंबर 175। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप लाजमी देख लें। ठीक है, और इसको अच्छी तरह आप कर लें, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये आज का हमारे मॉडल पेपर्स 2024 का ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानुल्लाह। I'm calling, yeah, maybe I'm selfish. Out, I want you to myself, I can't help it. All mine, yeah, maybe I'm selfish. You're my ladies, and I can't. Maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. Be with, yeah, no one, yeah, but me, yeah, baby. Come on. To my thick chicks down in Texas, all the way to New Orleans.